वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो में हम हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 30 से 51 के अंतर्गत जो आते हैं उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे मूल कर्तव्य के बारे में, जो कि भाग 4 का और अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आता है। आइए हम चर्चा करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। हम इस पर चर्चा करते हैं कि जो हमारे पहले आप समझिए कि जो हमारे मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बना था, उसमें मौलिक कर्तव्य के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई थी। ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य के विषय में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जब आई थी, तो उसके सुझाव पर हमारा जो भाग 4 ए जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, उसी की प्रशंसा पर जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे 51 एक के अंतर्गत आता है। और इसका संशोधन का अधिनियम था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? हमारे 11 कर्तव्य है। ठीक। तो हमारे मूल कर्तव्य से अगर सिर्फ यही प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आता है आयोग से प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि किस स्वर्ण समिति की प्रशंसा पर ये बनाया गया, तो आप कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की प्रशंसा पर इसे गठित किया गया। ठीक है। और इसमें किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे किया गया, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो आप बताएंगे 51 का के अंतर्गत हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान में जोड़े गए हैं। और वर्तमान समय में अब हमारे जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या है 11। इतने ही प्रश्न आपसे मूल कर्तव्य से पूछे जा सकते हैं। और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य हमारे रूस के संविधान से, रूस के संविधान से दिए गए हैं। ठीक। कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं। आइए इनके बारे में भी और चर्चा कर लेते हैं कि क्या है कि संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों और संस्थाओं द्वारा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक। हमारा जो मौलिक कर्तव्य वो हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करने की बात कही गई है इसमें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें व उसे अक्षुण्ण बना रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा किए, मतलब बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, तो ऐसी जो प्रथाओं का है उनका त्याग कर दें। हमारी और इसमें क्या गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। और क्या कहते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन, झील, नदी, वन्य जीव उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक? आपस में एक दूसरे के प्रति दया भाव की भावना को जागृत करें। ये बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहे। ये बात हमारे मौलिक कर्तव्य में कही गई, हिंसा हिंसा मत करो। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये चीजें हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल थी, जो कि नागरिकों को दी गई है। लेकिन अगर प्रश्न की बात करें, तो आपसे यही प्रश्न करेगा आयोग कि मौलिक कर्तव्य किसमें शामिल है। ठीक। तो आप बताएंगे भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अंतर्गत इसे लाया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे अनुच्छेद 51 क्या के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। और वर्तमान में अब हम जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि 11 है। ठीक। और रूस के संविधान से इसे लिया गया है। ये तो हमने चर्चा की हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं हमारी जो संघ मतलब यूनियन की तरफ। ठीक। यूनियन हमारा जो है आर्टिकल 52 से 151 के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ के अंतर्गत हम कई सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं।
ये राष्ट्रपति के बारे में दिए गए जो कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद तो और भी हैं। देखिए टोटल 395 अनुच्छेद है। हमने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि हमें पूरे 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं। हमें जो है उतने अनुच्छेद पढ़ने हैं जितने हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें आपको याद करना है। अब देखिए ऐसे याद करेंगे ना कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, इसकी 53 में कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 में क्या है निर्वाचन की रीति, 56 में पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अहर्ताएं, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 60 में क्या है राष्ट्रपति की शपथ और 61 में क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। थोड़ा सा कठिन है ना, याद करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए इस पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो हम आपको भी बताते हैं कि क्या शॉर्ट ट्रिक है। इसके माध्यम से आप इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। पकानी कोका द्वयोदशम यो दशम। पकानी कोका द्वयोदशम, आपको ये याद रखना है। ठीक, तो ऐसे अनुच्छेद लिख लीजिए। टोटल कितने अनुच्छेद थे? 60 थे ना। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये टोटल इतने अनुच्छेद हमने राष्ट्रपति पर लिख लिए। अब देखिए पकानी, तो पा से क्या हो गया? पा से हो गया हमारा पद। ठीक, का से कार्यपालिका, का से क्या हो गई? कार्यपालिका। पकानी, ना से, ना से हो जाएगा हमारा निर्वाचन। पकानी, पा से पद, का से कार्यपालिका और नी से निर्वाचन। अब आते हैं कोका। को से क्या हो गया? को से हो गया कोटा, जिसे हम कहते हैं काउंटिंग। ठीक, का से हो गया हमारा कोटा। ठीक, दूसरा का से क्या हो जाएगा हमारा? कार्यकाल, कार्यकाल, ये हमारा कार्यकाल हो गया। ठीक, फिर दुयो, दू से क्या हो जाएगा? दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। यो से क्या हो जाएगा? योग्यता। अब आते हैं हम दशम की ओर। दशम से, दा से क्या हो जाएगा हमारा? दशा। ठीक, शा से क्या हो जाएगा हमारा? शपथ। और माँ से क्या हो जाएगा? महाभियोग। ठीक, तो इस जो ट्रिक है, इसके माध्यम से क्या ट्रिक है इसकी कि पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, तो पा से हमने क्या बताया इनके पद के बारे में? पा से हो गया पद, अनुच्छेद 52। का से हो गई कार्यपालिका, अनुच्छेद 53। ना से क्या हो गया इसका? नी से निर्वाचन, अनुच्छेद 54। कोका, को से हो गया कोटा, अनुच्छेद 55। फिर दूसरे का से हो गया हमारा कार्यकाल, अनुच्छेद 56। दुयो से, दू से क्या हो गया हमारा? दोबारा निर्वाचन, अनुच्छेद 57। यो से क्या हो गया? योग्यता, अनुच्छेद 58। दशा से क्या हो गया? दू से दशम, दशम से दशा, दा से हो गया हमारी दशा, शा से हो गया हमारा शपथ और माँ से हो गया महाभियोग। देखिए ये थे हमारे इस तरह से अनुच्छेद। ठीक इसी तरह से देखिए पहले में हमारा इसी तरह से सेम है ना, राष्ट्रपति है, फिर इसकी कार्यपालिका है, फिर इसका निर्वाचन है, निर्वाचन की रीति है वही कोटा, ठीक, फिर इसकी पदावधि है, ठीक, फिर पुनर्निर्वाचन है, इसके बाद क्या है हमारे? आहारताएं हैं, ठीक,
पद के लिए शर्तें हैं, इसके लिए शपथ है और महाभियोग। यही जो पूरी प्रक्रिया है हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दी। अब अगर हम इसके पद की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए पहले तो राष्ट्रपति के पद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 में बात कही गई है कि इनके पद के विषय में राष्ट्रपति कौन होता है, हमारा जो देश का होता है वो प्रथम नागरिक होता है। अगर पद की बात करें तो जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश के प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अगर हम इसकी कार्यपालिका की बात करते हैं, ठीक, तो इसकी कार्यपालिका क्या होती है, इसकी जो कार्यपालिका होती है वो संघ की जो समस्त कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और संविधान की शक्तियों के अनुसार ही ये उसका वहन करता है। ठीक, अगर हम इनके निर्वाचन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इनके निर्वाचन की बात करते हैं तो आइए जानते हैं इनके निर्वाचन में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। निर्वाचन में अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो इनके निर्वाचन में जो होते हैं हमारी संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के सदनों के सदस्य, पहली बात आप याद रखिए इसमें तीन मंडल जो होते हैं, तीन मंडल निर्वाचित किए जाते हैं और वो तीन मंडल कौन कौन से होते हैं बताते हैं आपको। तो पहले मंडल में हमारे कौन होते हैं, संसद के दोनों सदन, दोनों सदन का मतलब आप समझ रहे होंगे एक राज्यसभा से और लोकसभा से, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये निर्वाचित सदस्य, एक तो ये होगा। ठीक, दूसरा हम बात करें तो दूसरा इसके अंतर्गत कौन आते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसके अंतर्गत पार्ट लेते हैं। और तीसरा, तीसरा कौन इसके अंतर्गत पार्ट लेता है, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। और अगर इसमें ये दिल्ली और पुडुचेरी को इसके किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है, आप बताएंगे दिल्ली और पुडुचेरी को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये आ जाएगा हमारा 70वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया। तो 92 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक, और कौन से इसमें सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें जो है मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, मनोनीत और विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि मनोनीत जो राष्ट्रपति हमारे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना, वो इसमें शामिल नहीं होते। और वर्तमान समय में विधान परिषद कितनी है, टोटल 6 है ना, 6 विधान परिषद है, तो इसके जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेते। हमारे निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 55 की ओर। जो हमारा अनुच्छेद 55 है, कोटा, कोटा से आप क्या समझते हैं, देखिए जैसे कोटा हमारा क्या हो गया, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत जो आता है हमारा कोटा, जैसे मान लीजिए कि कुल मत पड़े राष्ट्रपति पद के लिए, कुल मतों की संख्या हो गई 2500। ठीक है, तो ये उम्मीदवार हो गए, जैसे मान लीजिए उम्मीदवार है डी डी, 4 उम्मीदवार है। ठीक, इनको वोट मिले, इनको मिले 900, इनको मिले 800, इनको मिले 700 और इनको मिले 600। ठीक, इतने वोट मिले, लेकिन कहता क्या है हमारा, मतलब किसे निर्वाचित किया जाए कि जितने भी टोटल ये मत पड़े हैं उसके आधे से एक ज्यादा होने चाहिए। टोटल मतों के आधे से एक ज्यादा मत जिस किसी को भी मिले होंगे वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। लेकिन देखिए इसमें तो आधे से एक ज्यादा किसी के भी वोट नजर नहीं है,
तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जैसे ये जो डी उम्मीदवार है इसके सबसे कम वोट है ना, तो इसके वोटों को हम बाकी तीनों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इनको दे दिए 400 वोट, ठीक, इनको दे दिए, ठीक, 150 वोट, ठीक, और इनको दे दिए 50 वोट। ठीक है, हो गया। तो इनके टोटल, अब इनका हम टोटल करें तो इनका होता है 750, इनका होता है 950, और इनका कितना हुआ टोटल 1300। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हैं ना कि जैसे आधे से एक ज्यादा, आधे से ज्यादा है ना, तो ये जो ए वाला व्यक्ति है ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माना जाएगा, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा। इस तरह से ये कोटा शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक, इस तरीके का प्रश्न वैसे नहीं आता है, जो बड़ी परीक्षाएं हमारी मुख्य परीक्षाएं हैं उन्हीं में इस तरह का प्रश्न जो है एक्सप्लेनेशन के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए हमने आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि कोटे से क्या हमारा संबंध है, आखिरकार कोटा शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल, आगे जो है हमारा कार्यकाल है। ठीक, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आप क्या समझते हैं? जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन से क्या तात्पर्य है? जब कोई व्यक्ति अगर योग्य नहीं है उस पद के लिए या कुछ ऐसा हुआ है तो हम दोबारा निर्वाचन की रीति को अपनाते हैं। ठीक है, दोबारा निर्वाचन इसके अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए उस पद से संबंधित कोई विवाद हो गया हो या कोई जांच बैठी हो तो उच्चतम न्यायालय में होता है, इसका अंतिम फैसला होता है, तो इस विषय में दोबारा निर्वाचन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं कि हमारे राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। ठीक, तो अगर हम इनकी योग्यताओं के विषय में चर्चा करें, ठीक, अगर हम इनकी योग्यताएं के विषय में चर्चा करें तो योग्यता के लिए सर्वप्रथम क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस व्यक्ति में कि वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम, पहला तो वो भारत का नागरिक हो, सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो है तीसरे पॉइंट में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो चुका हो, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो चुका हो, तो ही वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक, अगर उस व्यक्ति में, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा है, उस व्यक्ति में ये योग्यताएं नहीं पाई जाती हैं तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो होता है कम से कम क्या होना चाहिए, 50 मेंबर जो होते हैं लिखित और मौखिक तौर पे तैयार भी होने चाहिए, मतलब 50 इसके क्या होने चाहिए, प्रस्तावक भी होने चाहिए और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। ठीक, तो अगर 50 ये हुए और 50 ये हुए तो टोटल कितने हो गए, 100। ठीक है, टोटल 100 हो गए हैं, यानी कि टोटल 100 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 लोग लिखित तौर पे मंजूरी दें और 50 लोग मौखिक तौर पे मंजूरी दें, तो ही इस पद की योग्यता के लिए उस व्यक्ति को उम्मीदवार माना जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी इसकी दशाएं होती हैं, अगर हम दशाओं की बात करें तो अनुच्छेद 59 में इसकी दशाओं का प्रावधान किया गया है कि मतलब कोई भी जो राष्ट्रपति होता है वो एक से अधिक बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार मतलब कराया जा सकता है, एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कितने बार बन सकता है ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में आप राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ 2 बार ही मान्य होते हैं, उसके बाद आप राष्ट्रपति पद नहीं बन सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो हमारे एक ही जो राष्ट्रपति जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, वही अभी तक 2 बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार राष्ट्रपति पद ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, शपथ, अब इनको शपथ कौन दिलाता है, अगर हम शपथ की बात करें तो इनको जो शपथ होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को शपथ है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
ठीक है। तो न्यायाधीश कौन होते हैं हमारे? एन.वी. रमन जी, ठीक, एन.वी. रमन, यही जो होते हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाएंगे। अब महाभियोग प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? अनुच्छेद 61 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है कि इसके अनुच्छेद ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो है ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई ना। वहां जब हमने आपको इसके देशी विदेशी प्रभाव पढ़ाए थे तो उसमें भी बताया था ना कि महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई। देखिए, हम चलते हैं, चर्चा करते हैं इसके महाभियोग प्रक्रिया में कि कौन कौन से लोग में शामिल होते हैं, ठीक। तो महाभियोग प्रक्रिया में कौन से लोग शामिल होते हैं? पहली बात तो ये किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों ही सदन में लाई जा सकती है, चाहे लोकसभा में लाई जाए और चाहे राज्यसभा के अंतर्गत लाई जाए, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया महाभियोग से लेकर। दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इसको लाने से 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा कि आप पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पे होने चाहिए और 2/3 सदस्यों द्वारा सहमति भी होनी चाहिए। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 2/3 सदस्यों की सहमति पर ही ये पारित किया जाएगा। तो ये रही हमारी महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। तो जिस तरह से हमने आपको ये राष्ट्रपति के बारे में बताया, ठीक, अगर आप इस तरह से अनुच्छेद याद करना चाहें तो आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं और अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो उस तरह से भी याद कर सकते हैं। बहुत सरल है, बस इतना ही याद करना है, पकानी कोका दुयोदशम, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अभी बहुत से अनुच्छेद हैं आगे और बहुत सारी बातें भी हैं, तो इस पे भी हम धीमे धीमे चर्चा करेंगे। और आज के लिए हम आपको राष्ट्रपति के बारे में जो शॉर्ट ट्रिक बताई है, इस माध्यम से बस हम आपको राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसकी पूरी कार्यप्रणाली दी है और ये अनुच्छेद बताए हैं, ठीक। हम बहुत ही जल्द आपके लिए आगे की और नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आएँगे जिसमें राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे और इसके बाद अन्य-अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।